हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 89। तो दोस्तों, इससे पहले इस कहानी के 88 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आप सब ने अब तक पढ़ा था। पूरा प्रताप परिवार राठौड़ हाउस जाता है सौम्या के बुलाने पर उनसे मिलने। तो रास्ते में रुद्र की गाड़ी अचानक से ही पेड़ से टकरा जाती है और तभी किट्टू को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, क्योंकि किट्टू के पेट में बहुत ज्यादा पेन हो रही थी। किट्टू ने अभी 2 ट्विंस बेबी को जन्म दिया था, जिससे सभी घर वाले बहुत ज्यादा खुश थे। इतना आप पिछले भाग में देख चुके थे, अब देखते हैं आगे। तो किट्टू जो अभी नींद में पड़पड़ा रही थी, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं नहीं झेल पाऊंगी रुद्र, मैं दो बच्चों को नहीं संभाल पाऊंगी, आपको भी मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा, आपने मुझे कहाँ फंसा दिया। तभी किट्टू ने महसूस किया कि उसके सिर पर किसी का हाथ है। तो किट्टू ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो रुद्र को देखकर वो जोर जोर से रोने लगती है और वो थोड़ा थोड़ा शॉक्ड भी थी। तो रुद्र अभी किट्टू को देखते हुए थोड़ा शॉकिंग भरे अंदाज में बोलता है कि किट्टू क्या हुआ, तो मैं से नींद में पड़पड़ा रही थी क्या, तुमने कोई सपना देखा है क्या, बोलो ऐसा क्या देखा तुमने। तो किट्टू जो अपनी नजरें चुराते हुए खुद को संभालती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने उस सपने के बारे में रुद्र को बताया तो रुद्र उसका बहुत ज्यादा मजाक बनाएगा। इसीलिए किट्टू बात को घुमाते हुए बोलती है कि नहीं नहीं, वो तो मैं बस ऐसे ही एक्सरसाइज कर रही थी लेट कर, क्योंकि किट्टू जानती है अगर रुद्र को पता चला कि उसने सपने में ट्विंस बेबी को जन्म दिया है तो वो बहुत ज्यादा हंसेगा। तो रुद्र भी अपने सिर पर हाथ मारकर बोलता है कि किट्टू कौन सी एक्सरसाइज ऐसे की जाती है जो चिल्ला चिल्ला कर होती है। तो किट्टू बोलती है कि वो ना मेरा नया स्टाइल है, आप नहीं समझेंगे रुद्र। तो किट्टू अभी रुद्र को घूरती हुई देखती है, तो रुद्र भी उसे घूरता हुआ देखकर वहां से चला जाता है और सभी जो डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे, रुद्र भी अभी सबके साथ बैठकर नाश्ता करने लगता है। और किट्टू जो अभी भी अपने आप को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि वो तो सपना देख रही है, उसने अभी कोई भी बेबी को जन्म नहीं दिया है। तो वहीं जय और वीरू दोनों ही अकेली अपनी शादी की तैयारी कर रहे थे। तभी उनके घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। तो जय और वीरू ने देखा कि उस गाड़ी में भी चंद्रकला जी और दिग्विजय सिंह जी उतरते हुए। दोनों को देखकर अभी जय और वीरू के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। तो दादी अभी जय के घर में जाते हुए बोलती है कि मैंने कहा था ना कि तुझे सहरा तो मैं अपने हाथों से ही पहनाऊंगी, तुझे क्या लगा कि मैं नहीं आऊंगी। तो जय और वीरू दोनों ही दादा दादी को इज्जत के साथ अपने घर के अंदर लेकर आ जाते हैं। तो जय और वीरू ने अभी कभी भी नहीं सोचा था कि दादा दादी के घर में सच में आए जाएंगे और दोनों की शादी की जिम्मेदारी भी ले लेंगे। लेकिन दादा दादी ने तो कभी भी जय और वीरू को पराया नहीं समझा था, वो तो हमेशा से ही अपने बच्चों के जैसे ही उन्हें मानती थी। बेशक जय और वीरू उनके घर में बॉडीगार्ड की नौकरी करते थे, लेकिन दादा दादी ने तो कभी भी उन दोनों को अपने पोतों से कम नहीं समझा, हमेशा अपने पोतों जैसा ही प्यार करते थे वो दोनों ही। तो वहीं दूसरी तरफ शोभित जो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि वो शिखा के साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाए या फिर नहीं, क्योंकि एक रात में शिखा के साथ उसने जबरदस्ती जो कर ली थी। तो अजीत ने भी अब शोभित को हरी झंडी दिखा दी थी। तो वो चाहते थे कि शोभित शिखा के इस घर में लेकर आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं शोभित अभी भी बहुत ज्यादा हिचकिचा रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो शोभित अभी काफी दिनों से घर से बाहर भी नहीं निकला था, लेकिन जब उसका मन घर पर नहीं लग रहा था तो इसीलिए उसने अपनी गाड़ी निकाली और फिर अपने विला से बाहर निकल कर चला गया। तो शोभित अभी बहुत ही ज्यादा परेशान था। अपने पापा के इतना ज्यादा समझाने के बाद भी वो शिखा को लेकर अभी कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहा था। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था, लेकिन उसे बहुत ज्यादा गिल्ट भी हो रहा था कि उसने एक लड़की के साथ ये सब कुछ कर दिया था, वो भी नशे की हालत में। तो शोभित ने भी अपनी गाड़ी एक मंदिर के बाहर आकर रोकी। तो शोभित अभी इससे पहले कभी भी मंदिर पर नहीं गया था, बस अपने एक सर्वेंट के मुंह से सुना था कि मंदिर जाने से कोई प्रॉब्लम होती है तो वो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाती है, उसका सोल्यूशन जरूर निकल जाता है। इसीलिए शोभित बिना किसी को बताए चुपचाप से अपने मन की शांति को ढूंढने के लिए मंदिर में आ गया था, क्योंकि शोभित इस वक्त बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहा था। शोभित जानता था कि अगर घर में किसी को भी पता चल गया कि वो मंदिर में गया है तो या तो सब उसका बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाएंगे या फिर किसी को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा। इसीलिए वो चुपचाप से मंदिर आ जाता है और बिना किसी को कोई भी खबर दिए वो मंदिर में बैठा हुआ था। तो शोभित को अभी मंदिर जाना बहुत ही ज्यादा अजीब भी लग रहा था, क्योंकि आज पहली बार था जो वो मंदिर गया था। वो अपनी प्रॉब्लम को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। शोभित ने अपनी गाड़ी पार्क
एरिया में लगाई और फिर अपने शूज़ को रिमूव किया और फिर मंदिर की सीढ़ियों पर पहला कदम रख दिया। तभी उसने ये नोटिस किया कि सब मंदिर की सीढ़ी को हाथ छू कर ही जा रहे हैं ऊपर। तो शोभित को थोड़ा सा तो अजीब लग ही रहा था, लेकिन उसने भी फिर अपने हाथ से नीचे करके मंदिर की सीढ़ियों को छू लिया और फिर धीरे धीरे कर मंदिर के अंदर चला गया। तो शोभित अभी हाथ जोड़कर चुपचाप से भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा हुआ था। शोभित को समझ नहीं आ रहा था कि प्रार्थना कैसे करती हैं। उसने तो कभी प्रार्थना की ही नहीं थी। बस होली दिवाली पर घर के नौकर ही घर के मंदिर में दिया जला दिया करते थे और हाथ जोड़ दिया करते थे। तो नीलिमा ने भी कभी भी घर के मंदिर में दिया नहीं जोला था, ना ही कभी प्रार्थना करी थी। और फिर अजीत जी को भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था कि वो घर के मंदिर में दिया जोड़ दें या फिर प्रार्थना करें। इसलिए शोभित को भी पूजा पाठ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो भी बस बाहर ही घूमा करता था। तो शोभित अभी हाथ जोड़कर कुछ देर तक महादेव की मूर्ति को देखता रहता है और फिर कुछ सोचकर अपने मन ही मन बोलता है कि भगवान जी, मुझे पूजा पाठ करनी तो नहीं आती है और ना ही मैंने कभी कोई पूजा पाठ की है, ना ही मुझे आपके बारे में कुछ पता है, लेकिन हाँ, सुना है कि आप सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं। तो मैं भी आज पहली बार आपके पास आया हूँ अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर। प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दीजिए ना। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। आप भी जानते हैं कि मैं दिशा से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन पिछले कितने ही दिनों से मैं दिशा के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि उसकी शादी भी हो गई है। बल्कि मैं तो अब शिखा के बारे में सोच रहा हूँ, जिसके साथ मैंने अनजाने में ज़बरदस्ती कर दी। मैं शिखा को अपनी ज़िंदगी में लेकर आऊँ या फिर ना लेकर आऊँ, मुझे आप बताइए। ये सोच सोच कर मैं परेशान हो रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या डिसीज़न ले लूँ। प्लीज़ मेरी डिसीज़न लेने में मेरी हेल्प कीजिए। तो शोभित अभी हाथ जोड़कर अपने दिल की बात महादेव के सामने बोल रहा था और कहीं ना कहीं आज पहली बार उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। शोभित अभी पूरे ध्यान के साथ महादेव के समर्थन में प्रार्थना कर रहा था और तभी उसने अपने चेहरे पर पानी की कुछ छींटें महसूस करी। तो उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसके सामने अभी पंडित जी गंगा जल में गेंदे का फूल डुबाकर उस पर छिड़क रहे थे। तो उसे थोड़ा सा तो अजीब लगा। तो पंडित जी बोल रहे थे कि तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी बच्चा। तो शोभित भी अब थोड़ा सा शांति फील कर रहा था। शोभित ने उस पंडित जी के सामने भी हाथ जोड़ लिए और फिर चुपचाप से उस मंदिर से बाहर निकल गया। तो वहीं अभी शोभित को बाहर निकलता हुआ किसी ने भी देख लिया था और फिर उसके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई थी। तो शोभित जो अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला गया था और फिर जिसने शोभित को अभी मंदिर के बाहर देखा था वो और कोई नहीं था, वो अजीत सचदेवा का मैनेजर था, जो अभी शोभित को मंदिर से जाता हुआ देखकर मुस्कुरा रहा था। तो अजीत के मैनेजर ने अभी अजीत को तभी कॉल करके कहा कि सर, आपको एक शॉकिंग न्यूज़ देनी है। एक ऐसी न्यूज़ जिसे सुनकर आप अपने कानों पर यकीन नहीं करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा हैरानी भी होगी। इसीलिए मैंने उस न्यूज़ को ना रिकॉर्ड भी कर लिया है और आपको भेज भी दी है। तो शोभित आज मंदिर गया था और अजीत जो अपने मैनेजर की बातों को सुन रहा था, लेकिन उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन करना उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि शोभित मंदिर गया है। तो अजीत ने भी सबसे पहले अपना फ़ोन चेक किया तो उसमें अभी सच में शोभित मंदिर की सीढ़ियों से उतरता हुआ दिखाई दे रहा था। और ये देखकर अजीत की आंखें भी हैरानी से फैल गई थी और उसके मुंह खुला का खुला रह गया और कहीं ना कहीं उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान भी आ ही गई थी। तो अजीत ने फिर अभी मैनेजर से कहा कि क्या ये न्यूज़ बिल्कुल सच है क्या? इस पर अभी मैनेजर ने कहा कि हाँ सर, मैं खुद अपनी आंखों से उन्हें मंदिर की सीढ़ियों से उतरते हुए देख रहा हूँ और इसीलिए मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया है। अजीत जी ने भी अब फ़ोन को कट कर दिया और फिर उनके चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा बड़ी हो गई थी। तो अजीत ने अभी मन ही मन कहा कि जो काम कोई भी नहीं कर पाया वो लड़की शिखा ने कर दिया। ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। अभी तो शिखा इसकी ज़िंदगी में आई भी नहीं है और फिर इसके अंदर इतने ज़्यादा बदलाव आने लगे हैं। अगर शिखा इसकी ज़िंदगी में आ जाएगी तब तो मेरा बेटा बिल्कुल अच्छाइयों के रास्ते पर ही चलने लगेगा, बहुत ज़्यादा खुश भी रहेगा, सारी बुरी चीज़ों से दूर रहेगा। मैं नहीं चाहता मेरे बुरे कर्मों की सज़ा मेरे बेटे को मिले। वो बस जल्दी से जल्दी ये शिखा से शादी कर ले और फिर इसे अपने घर की बहू भी बना लूँगा मैं। तो वहीं दूसरी तरफ शोभित ने अपनी गाड़ी एक मॉल के बाहर आकर रोकी और फिर मॉल के रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गया। अभी भी शोभित कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान था। तो शोभित अभी किसी का इंतज़ार कर रहा था। शोभित अभी बार बार अपने टाइम को देख ही जा रहा था, लेकिन जिससे मिलने के लिए वो आया था वो अभी तक नहीं आया था। तो करीब 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद फाइनली एक लड़की उसके सामने आकर बैठती है। तो शोभित
तभी लड़की को देखने लगता है और तभी उस लड़की के साथ एक हट्टा खट्टा 6 फुट का आदमी भी आकर बैठ जाता है। तो उस आदमी को देखकर अभी शोभित की आंखें खुली की खुली रह गई और मुंह जो हैरानी से फैल चुका था। उसे यकीन नहीं था कि वो लड़की अपने साथ इस आदमी को लेकर आएगी। तो शोभित ने उस लड़की की तरफ देखकर कहा कि दिशा, मैंने तुम्हें अकेले बुलाया था मिलने के लिए। इस पर दिशा ने कहा कि जो हरकत तुमने मेरे साथ की है ना, उसके चलते मैं तुमसे मिलने आ गई है। यही बहुत बड़ी बात होनी चाहिए तुम्हारे लिए, वरना मैं तुमसे कभी मिलना ही नहीं चाहती हूँ। तुम चाहते थे कि मैं तुमसे अकेले मिलने आऊँ। कैसे सोच लिया तुमने? मेरा तुम्हारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिससे मैं तुमसे अकेले मिलने के लिए आती यहाँ पर, समझे तुम? अगर शुभ को पता चल गया कि मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आई हूँ तो तुम्हें जान से मार देंगे वो, और हाँ, मुझसे भी जिंदगी भर बात नहीं करेगा वो। तो शोभित ने भी एक नजर नील की तरफ देखा जो भी दिशा के साथ में आया हुआ था और उसे ही घूर रहा था। तो नील ने कहा कि मेरी तरफ मत देख, समझा? मैं बच्चा के कहने से उसे यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। अगर छोटे शेर को हम जेठ और बहू की हरकत के बारे में पता चल गया ना, तो पता नहीं कब तक हम दोनों से मुंह फुलाकर घूमेगा। इसीलिए चुपचाप से अपना काम बता और निकल यहाँ से। अब तू ये बता कि तूने दिशा को यहाँ पर क्यों बुलाया है मिलने के लिए, जल्दी बता। दिशा बता रही थी कि कई दिनों से तूने दिशा को फोन करके बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। तो शोभित अभी दिशा से अकेले में बात करना चाहता था, लेकिन नील को वहाँ पर देखकर शोभित का दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया था। उसे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि दिशा उसे साथ लेकर आएगी। ऐसा नहीं था कि शोभित दिशा के साथ कोई भी गलत हरकत करने के लिए उसने बुलाया था, दिशा को परेशान कर रहा था वो, बल्कि उसे तो अब बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि शायद दिशा ही है जो शिखा के बारे में उसे सही राय दे सकती है और उसके जिंदगी में शायद सब कुछ ठीक कर सकती है। लेकिन अब वो दिशा से शिखा को लेकर कोई भी बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो नील को नहीं बताना चाहता था। शोभित ने कहा कि मैंने तुम्हें अकेले बुलाया था और तुम यहाँ पर आ भी गई, उसके लिए बहुत ज्यादा थैंक यू। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। और ये सुनते ही दिशा को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। उसे भी अपने कानों पर यकीन नहीं था कि आखिर शोभित ने दिशा के साथ कोई भी अच्छा बिहेव नहीं किया था। रुद्र को भी ब्लैकमेल किया था और फिर शुभ पर गोली भी चलाने की कोशिश की थी, जो गोली भी दिशा के पैर में लग गई थी। दिशा भी अभी शोभित को घूर रही थी और काफी ज्यादा गुस्से में बैठी हुई थी। तो दिशा अपनी चेयर से खड़ी हो गई और फिर नील की तरफ देखकर बोलती है कि चलिए भैया, ये खुद तो वेला है और हमें भी फ्री ही समझता है। जब मिलने नहीं आई थी तो एक हफ्ते से फोन कर करके और मैसेज कर करके मुझे परेशान करके रखा था, और न जाने कितनी बार इसने मुझसे माफी भी मांगी थी और कितनी ज्यादा रिक्वेस्ट करी थी मुझे इसे मिलने के लिए। और जब मैं इससे मिलने के लिए यहाँ पर आ गई हूँ तो इसके नखरे बढ़ गए हैं। मुझे फ्री समझता है ये। इसने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं कितना ज्यादा रिस्क लेकर इससे मिलने के लिए आई हूँ, और ये है जो मुंह फाड़ कर बस बोल रहा है कि जा सकते हैं हम। ये सब अभी शुभ को पता चलेगा तो कितना ज्यादा गलत सोचेंगे मेरे बारे में। चलिए यहाँ से, इस लड़के को किसी के टाइम की कदर ही नहीं है। नील ने भी दिशा की बाजू को पकड़कर उसे बैठाते हुए कहा कि बच्चा बच्चा तुम प्लीज बैठ जाओ, ऐसे गुस्सा मत करो, ऐसे गुस्सा नहीं करते हैं। नील ने भी एक पानी का गिलास दिशा की तरफ बढ़ा दिया और फिर दिशा ने उसमें से 2 घूंट पानी पी लिया और खुद को थोड़ा सा रिलैक्स किया। तो नील ने कहा कि रिलैक्स हो जाओ बच्चा, ऐसे गुस्सा करो कि तो प्रेगनेंसी पर इफेक्ट होगा, तुम्हारे कोई प्रॉब्लम हो सकती है। दिशा प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तो शोभित एकदम से शॉक्ड हो गया था। उसे लगा ही नहीं कि वो प्रेग्नेंट भी है, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा भी लग रहा था उसे कि दिशा अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई है। तो नील ने भी फिर शोभित को देख कहा, शोभित हम सच में रिस्क लेकर आए हैं यहाँ पर मिलने के लिए तुमसे। प्रताप हाउस में किसी भी सदस्य को ये नहीं पता है कि मैं और दिशा तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो बेहतर यही होगा कि तुम अपने दिल की बात जो कुछ भी बताना चाहते हो तुम दिशा को अभी के अभी बता दो। तो शोभित अभी भी नील के सामने शिखा का जिक्र नहीं करना चाहता था और दिशा को कुछ भी नहीं बताना चाहता था इस वक्त। और तभी अचानक से उसने अपने हाथ पर नील का हाथ महसूस किया। तो नील अब ने भी सच में एक बड़े भाई की हैसियत से शोभित के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा कि देखो शोभित, अगर दिल में कुछ भी है तुम्हारे तो तुम हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो, तो प्लीज अभी कर दो। अगर दिल की बातें बाहर ना आए तो वो सच में बहुत बड़ी परेशानी कर देती हैं और हमें बहुत ही बड़ी मुसीबत में भी डाल सकती हैं। तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है तुम बता दो हमें, हम तुम्हें गलत सलाह नहीं देंगे प्लीज। हमारे दादा दादी ने हमें ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं कि हम किसी को भी गलत सलाह दें या फिर कभी भी किसी के साथ गलत काम कर दें। इसीलिए तुम बेझिझक होकर अपने दिल की बात हमें बता सकते हो, और अगर अच्छा होगा तो हम तुम्हें अच्छा बताएंगे और बुरा होगा तो बुरा। नील का तो जादू ही कुछ ऐसा था, भला नील के जादू से कौन ही बच पाता था। तो शोभित ने भी अब सच में महसूस किया कि नील दिल से ही ये बात बोल रहा है और उसे समझने की कोशिश भी
करेगा। तो शोभित को अब अपने ऊपर भी थोड़ी थोड़ी शर्म आ रही थी कि उसने प्रताप ब्रदर्स के साथ ये सब कुछ कर दिया था अनजाने में। उसके बावजूद भी नील उसके साथ इतने प्यार से बिहेव कर रहा था और उसे इतना ज़्यादा समझ रहा था। तो शोभित ने अब एक नज़र नील की तरफ देखा और फिर नील ने भी अपनी पलकें झपका दी। तो शोभित ने भी थोड़ा हिम्मत करके कहा कि दिशा वो एक लड़की है। दिशा अभी भी गुस्से में ही थी और वो शोभित की बात सुनकर बोलती है कि वो भी किसी और से प्यार करती है क्या, जो तुम उसके पीछे पड़े हो। तो दिशा की बात सुनकर अभी शोभित को फिर से थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन नील ने भी दिशा की बाजू पर हाथ रखकर कहा कि बच्चा प्लीज उसकी बात तो सुन लो पहले कि वो कहना क्या चाहता है। तो नील ने भी शोभित की तरफ देखकर थोड़ा सा धीरी आवाज में कहा कि हाँ बोलो, प्यार करते हो तुम उस लड़की से। तो शोभित ने ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि प्यार तो नहीं करता हूँ, लेकिन जब से वो मेरी जिंदगी में आई है ना, मैंने दिशा को एक दिन भी याद नहीं किया है और ना ही दिशा के बारे में कुछ भी सोचा है। बस उस लड़की के बारे में ही सोचता रहता हूँ और मुझे अब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ या फिर उसका फिक्र करता हूँ, उसके बारे में क्यों सोचता हूँ। वो मेरे दिल में हर वक्त रहती है, मेरे जहन से जा ही नहीं रही है। तो नील ने भी कहा कि इसका मतलब तुम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो उस लड़की को लेकर, है ना। तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें उस लड़की के साथ अपना रिश्ता बढ़ाना चाहिए या फिर उसे भूल जाना चाहिए। तुम उससे प्यार करते हो या फिर नहीं। इस पर अभी शोभित ने भी जल्दी से हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ शायद यही बात है, लेकिन मैं ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नील ने कहा कि अब जरा तुम शुरू से मुझे सारी बात बताओ, तुम उस लड़की से कहाँ मिले, कब मिले और वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। मुझे हर एक बात बताओ, इंडियन है या फिर इंडिया से बाहर है, सब कुछ मुझे सच सच बताना, तभी मैं कुछ बता पाऊंगा। तो शोभित अभी भूल ही गया था कि वो दिशा से बात करने के लिए आया था और उसने नील की तरफ देखकर शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ बिना किसी हिचकिचाहट के नील को हर एक बात बता दी कि वो शिखा से कैसे मिला था और क्या हो गया था उसके साथ। तो नील ने कहा कि देखो शोभित, तुम्हें इस बात का गिल्ट है कि तुमने उस लड़की के साथ वो सब कुछ कर दिया है, लेकिन तुम नशे में थे इसीलिए तुम अपनी गलती नहीं मानते। लेकिन हाँ, गलती तो गलती होती है ना, बेशक से तुम नशे में थे लेकिन उसकी जिंदगी तो खराब हो गई है तुम्हारी वजह से और अब तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम उस लड़की की जिंदगी सुधारो, उसकी जिंदगी में खुशियां लाओ, क्योंकि उसकी जिंदगी में खुशियां अब तुम ही ला सकते हो और कोई नहीं। तो शोभित ने कहा कि यही तो प्रॉब्लम है, उस लड़की ने पैसे भी नहीं लिए मुझसे, अब मैं क्या करूं, मैं इसकी जिंदगी को कैसे सुधारूं, कैसे सब कुछ वापस से ठीक कर दूं। इस पर नील ने कहा कि हर लड़की को पैसे तो नहीं चाहिए होते हैं, मगर हाँ अगर तुम उससे दिल से माफी मांगते तो सच में वो तुम्हें जरूर माफ कर देती। लेकिन जरा खुद ही सोचो कि तुमने उससे कहा है कि वो अनाथ है, तो क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें उसे एक फैमिली दे देनी चाहिए, एक अच्छा परिवार दे देना चाहिए जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ खुश रह सके। देखो शोभित, मुझे यही लगता है कि तुम्हें शिखा से शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हारा गिल्ट भी खत्म हो जाएगा और शिखा की जिंदगी भी अच्छे से सुधर जाएगी और वो खुश हो जाएगी। उसके साथ शादी करके तुम उसकी जिंदगी को सुधार भी दोगे। और तुमने कहा है ना कि जब से शिखा तुम्हारी जिंदगी में आई है तो तुमने दिशा को एक बार भी याद नहीं किया है, एक बार भी दिशा के बारे में सोचा तक नहीं है, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसके साथ ही जिंदगी बितानी चाहिए। नील का इतना ज़्यादा समझाने के बाद नील को महसूस हो रहा था कि शोभित अभी भी डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा परेशान है। तो नील ने फिर से कहा कि अच्छा एक काम करो शोभित, तुम शिखा से 1 साल के लिए शादी कर लो, अगर तुम्हें लगे कि तुम शिखा के साथ खुश हो तो ठीक है, वरना तुम शिखा को अच्छी खासी मोटी रकम देकर उसे डाइवोर्स दे देना, तुम्हारा गिल्ट भी खत्म हो जाएगा और शिखा की जिंदगी भी सुधर जाएगी। शिखा का फैमिली बैकग्राउंड नहीं है ना, तो वो तो तुम्हें ज़्यादा परेशान भी नहीं करेगी और चुपचाप से तुम्हारी जिंदगी से निकल भी जाएगी। तो शोभित को अब नील की बात सही लग रही थी, लेकिन अभी भी शोभित कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लग रहा था। लेकिन नील के इतना ज़्यादा समझाने पर कहीं ना कहीं उसे काफ़ी हद तक शिखा की तरफ झुकाव होने लगा था। उसे कहीं ना कहीं अब शिखा के लिए बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। अगर इस वक्त शोभित को एक और चोट लग जाती तो शायद वो शिखा को लेकर पूरी की पूरी तरह से क्लियर हो जाता कि उसे शिखा के साथ शादी कर लेनी चाहिए। काफी सारी बातें करने के बाद दिशा ने नील से कहा कि चले भैया अब थोड़ी सी शॉपिंग भी कर लेते हैं, वरना दादी यही कहेंगी कि जेठ और बहू गए तो मटक कर ऐसे थे और लेकर कुछ भी नहीं आए। तो प्लीज चलिए अब जल्दी से चलते हैं। तो नील और दिशा भी अपनी जगह से खड़े हो गए थे। नील भी एक कदम ही चला
रहा था कि फिर तभी शोभित को देखकर बोलता है कि चलो शोभित, तुम भी थोड़ी सी शॉपिंग कर लो हमारे साथ, तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो शोभित अभी जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं नील से उसका थोड़ा सा अटैचमेंट भी हो गया था। उसे नील के साथ बात करने में बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए उसने नील की बात मान ली और फिर उसके साथ शॉपिंग करने के लिए एक बड़ी सी शॉप पर चला गया। वो शॉप अभी न्यू बॉर्न बेबी के लिए बनी हुई थी, उसमें सारा सामान अभी न्यू बॉर्न बेबी के लिए ही था और नील और दिशा घर से भी यही झूठ बोलकर आए थे कि वो बच्चों के लिए शॉपिंग करने के लिए जा रहे थे, इसीलिए वहां पर जाना उन्होंने ठीक समझा। तो शोभित अभी वहां पर चुपचाप से खड़ा हुआ था, उसका ध्यान अभी सामने देखने में बिल्कुल भी नहीं था। वहीं नील और दिशा तो अभी एक एक सामान अच्छे से देख रहे थे और बहुत सारी शॉपिंग भी कर ली थी। तभी शोभित के सामने अभी एक लड़की आती है, लेकिन शोभित की कमर उस लड़की की तरफ ही थी। तो उस लड़की ने अभी शोभित को आवाज देते हुए कहा कि सर आपको क्या दिखाऊं मैं, आपको कुछ चाहिए क्या? तो उस लड़की की आवाज सुनकर अभी शोभित एकदम से पलट गया था, तो उसकी आंखें एकदम से खुली की खुली रह गई। वो लड़की अभी कोई और नहीं थी, शिखा ही थी। तो शिखा ने भी जब शोभित को देखा तो उसकी आंखें भी अब हैरानी से फैल गई थी। दोनों ही अभी बहुत ही हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों ही अभी कुछ सेकंड तक एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहते हैं कि तभी एक दूसरी लड़की आती है और फिर उसने हल्के से कोहिनी मारकर शिखा को देखते हुए कहा कि शिखा तुम और कस्टमर एक दूसरे को देख लो, मैं इन्हें अटेंड कर लेती हूँ। ओके। तो कोहिनी मारने से अभी शिखा अपने होश में आ जाती है और चुपचाप से वहां अपनी गर्दन झुकाकर चली जाती है। तो दूसरी लड़की ने भी शोभित को देखकर कहा कि कहिए सर आपको क्या दिखाऊं, क्या चाहिए आपको, छोटे बच्चे हैं या फिर बड़े, कितने बच्चों के साइज का कपड़ा दिखाना है? तो शोभित ने कहा कि कुछ नहीं। तो शोभित अभी जाकर सीधा नील और दिशा के पास खड़ा हो गया और फिर शोभित ने अभी नील के कान में धीरे से कहा कि भैया भैया उस लड़की को देख रहे हो ना आप, जिसने पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई है? तो शोभित के मुंह से अभी भैया सुनकर नील की तो आंखें हैरानी से खुल गई थी। उसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि शोभित उसे इतने प्यार से भैया बोल रहा है। तो नील ने भी हैरानी से अभी शोभित को देखकर कहा कि भैया। तो शोभित अभी थोड़ा सा इरिटेट होकर बोलता है कि यार भैया प्लीज, मैं मजाक के मूड में भी बिल्कुल भी नहीं हूँ। जब सब आपको भैया बोलते हैं तो मैं भी आपको भैया ही बोलूंगा, कुछ और तो नहीं बोलूंगा ना। अब देखिए ना चुपचाप से जिसने अभी पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई है ना। तो इस पर अभी नील ने भी शोभित को देखकर इरिटेट होकर कहा कि यार यहाँ पर तो 4 लड़कियां हैं और चारों ने ही पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई है, तुम कौन सी पिंक कलर की साड़ी वाली की बात कर रहे हो? जरा मुझे थोड़ा सा क्लियर करके तो बताओ, तब तो मैं कुछ जान पाऊंगा। तो इस पर अभी शोभित ने कहा कि यार वही जो सबसे ज्यादा सुंदर है भैया, वही ना, वही शिखा है। तो नील ने भी चारों लड़कियों में से शिखा को पहचान लिया था, क्योंकि शिखा सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। तो नील ने भी हल्का सा इशारा करते हुए कहा कि ओ, तो यही लड़की है शिखा जिसके बारे में तुम बता रहे थे? तो शोभित ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो नील ने कहा कि ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, तू इसे अपनी बीवी बनाने के लिए इतना ज्यादा सोच रहा था? तुझे पागल है क्या? इसे तो कोई भी आंख बंद करके ही पसंद कर लेगा और अपनी शादी कर लेगा इसके साथ। तो वही दिशा भी नील और शोभित की बातों में बेखबर होकर बच्चों के लिए शॉपिंग कर रही थी। तो शोभित अभी कुछ बोलता उससे पहले ही शिखा जल्दी से वहां से बाहर की तरफ चली गई। तो नील ने भी शोभित के कंधे पर हाथ मार कर कहा कि अब यहाँ पर खड़ा क्यों है, जाकर उससे बात कर, उसे रोक ले। तो शोभित ने कहा कि लेकिन मैं उसे जाकर कहूँगा क्या भैया, मुझे ये तो बताओ, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा। तो नील ने भी हैरानी से शोभित को देखते हुए कहा कि तेरी शक्ल ही बता रही है कि दर्जन से ज्यादा गर्लफ्रेंड रही होंगी तेरी, और फिर तू सोच रहा है कि शिखा जैसी सिंपल लड़की से क्या बोलना है? तू भी ना बिल्कुल पागल है और मुझे पागल समझता है क्या? तो शोभित बोलता है कि नहीं भैया, यही तो कंफ्यूजन है कि समझ नहीं आ रहा है कि आज तक जो भी लड़की मिली है ना, उसे मुझे कुछ बोल दिया, लेकिन शिखा से बात करने में मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है और बहुत ज्यादा सोचना पड़ रहा है कि मैं कैसे उससे बात करूंगा। उस दिन भी शिखा ने अपनी खुददारी के चलते मुझे इतना कुछ सुना दिया था और मेरी एक बात भी नहीं सुनी थी। जब हमारे घर में वो आई थी तभी मुझे जरा से भी ब्लेम नहीं किया था उसने, बल्कि चुपचाप से उस घर से भी चली गई थी और किसी को भी कुछ नहीं बताया था। मुझे सच में अभी समझ नहीं आ रहा है कि मैं शिखा से जाकर क्या कहूँगा भैया, क्या बोलूँगा उसे? प्लीज़ आप ना कुछ एडवाइस कर दो मुझे, मैं जाकर वही बोल दूंगा। तो नील भी अब शोभित की बातों से थोड़ा सा इरिटेट हो गया था। नील अभी थोड़े से गुस्से में बोलता है कि एक काम करता हूँ, शिखा को जाकर मैं खुद ही पटा लेता हूँ और फिर पटा कर तुझे दे दूंगा, है ना? तुझे तो बस फ्री का ही माल चाहिए, क्या बोलना है क्या बोलना है, बस यही में लगा हुआ है। तो शोभित अब थोड़ा सा नाराज होकर बोलता है कि भैया प्लीज बताओ ना,
जाकर क्या कहूँ मैं उसे। इस पर नील ने कहा कि अरे अबे तू यार उसके पास जा तो सही, पहले बातें अपने आप ही हो जाएंगी उससे, पहले तू उसके सामने जा, उसे रोक, वो तुझे खुद ही कुछ कहेगी तो तू उसे बस प्यार से जवाब दे देना और कुछ भी नहीं। अब क्या ये सब भी मैं तुझे बताऊंगा, जा जा डूब कर मर जा कहीं जाकर। तो शोभित ने भी अभी एक नजर नील को देखा और फिर बच्चों की तरह मुंह बनाकर चुपचाप से जाने लगा। तो शोभित अभी इस वक्त शुभ ही लग रहा था बिल्कुल, और फिर वहां से धीरे से चला गया। तो नील ने भी शोभित को देखकर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ खुद में ही कहा कि ये दूसरा शुभ है, बिल्कुल शुभ जैसे ही हरकत करता है। तो शोभित अभी शिखा को ढूंढता हुआ एक कमरे में चला गया था जहां शायद अभी स्टाफ बैठकर रेस्ट करता था। तो शोभित अभी उस कमरे के गेट के पास ही खड़ा हुआ था और उसे अभी कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। तो उनमें से अभी एक आवाज शिखा की थी जो अपने ही एक फैमिली स्टाफ से बातें कर रही थी। तो शिखा ने अभी थोड़ा सा हिम्मत करते हुए कहा कि अंजू जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या आप मेरी बात सुन सकती हैं? इस पर अभी अंजू ने उसे देखते हुए कहा कि हाँ हाँ शिखा बोलो ना, क्या बात करनी है तुम्हें? मैं बिल्कुल फ्री हूँ, तुम मुझे कुछ भी बता सकती हो। तो शिखा भी धीरे से बोलती है कि अंजू जी, मुझे थोड़ा पैसा एडवांस में मिल सकता है क्या? मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। इस पर अभी अंजू जी ने गुस्से में बोला कि तुम्हें आए हुए बस एक हफ्ता भी नहीं हुआ है और तुम्हें अभी एडवांस चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल सकता है। तुम्हें क्या नौकरी के रूल नहीं पता है क्या? तुम्हें एडवांस नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें नौकरी करनी है तो तुम कर सकती हो, नहीं तो जा सकती हो। अब जाकर कस्टमर को अटेंड करो, समझी तुम? तो शिखा भी जितना प्यार से बोल रही थी अंजू उतना ही ज्यादा गुस्से में बोल रही थी। तभी शोभित को इतना तो समझ में आ ही गया था कि अंजू शायद अब उन सब की हेड होगी, इसीलिए इतना अकड़ कर बोल रही थी। तो शिखा ने अभी फिर से थोड़ा सा हिम्मत करते हुए कहा कि अच्छा अंजू जी, क्या आप मुझे 100 रुपए उधार दे सकती हैं क्या? इससे ज्यादा मैं आपसे नहीं मांगूंगी, प्लीज 100 रुपए ही दे दीजिए। जैसे ही मुझे मेरी सैलरी मिलेगी मैं आपके 100 रुपए आपको वापस कर दूंगी, प्लीज अंजू जी मुझे दे दीजिए ना। तो अंजू ने अभी फिर से गुस्से में शिखा को देखते हुए कहा कि क्या करोगी 100 रुपए का तुम? तो शिखा भी फिर से बोलती है कि बहुत जरूरी काम चाहिए मुझे। लेकिन अंजू अभी शिखा को ऊपर से नीचे तक हैरानी से देख रही थी और फिर तभी शिखा ने अपने आप में ही कुछ घबराहट महसूस की और फिर सीधा भागते हुए बाथरूम में चली गई। तो शिखा को अभी वहां पर वॉमिटिंग होने लगी थी। तो शिखा की आवाज जब अभी शोभित के कानों में आई तो वो भी अभी कमरे के अंदर आ गया था। तो अंजू ने अभी शोभित को नहीं देखा था और बाथरूम की तरफ देखते हुए बोलती है कि लगता है किसी का पाप अपने पेट में ही लेकर घूम रही हो तुम, और उसे गिराने के लिए पैसे चाहिए होंगे तुम्हें। ये लड़कियां भी ना बिल्कुल पहले खूब मौज मस्ती कर लेती हैं और फिर अपने पाप को छुपाती फिरती रहती हैं। पता नहीं कहां कहां से आ जाती हैं ऐसी लड़कियां जो अपने माँ बाप की इज्जत की भी परवाह नहीं करती हैं और अपनी मौज मस्ती के आगे कुछ भी नहीं देखती हैं। देखने में तो कितनी ज्यादा शरीफ है, लेकिन असली चेहरा तो इसका अब सामने आया है। पता नहीं किसका पाप अपने पेट में लेकर घूम रही है, पता नहीं कितने लड़कों के साथ क्या क्या किया होगा इसने और कहां कहां अपना मुंह काला किया होगा। बहुत ही गिरी हुई लड़की है ये। मैं तो इसे अब जॉब से आज ही निकलवा देती हूँ, मुझे नहीं चाहिए ऐसी लड़की। मैं एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, इसीलिए मैं यहाँ पर इसको अब नहीं रहने दूंगी। तो शोभित अभी अंजू की बातें सुन रहा था और फिर उसे बहुत ज्यादा हैरानी भी हो रही थी। शोभित ने भी फिर अंजू को ऊपर से नीचे तक देखकर गुस्से में कहा कि तुम होती कौन हो? शिखा का कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाली तुम हो कौन जो तुम उसके बारे में ऐसी गंदी गंदी बातें कर रही हो? तो अंजू का ध्यान अब जाकर शोभित पर गया था। तो अब अंजू भी शोभित को ही देख रही थी। तो अंजू ने भी कहा कि तुम कौन हो और इस कमरे में कैसे आए तुम बिना हमारी परमिशन के? निकलो यहाँ से अभी के अभी। इस पर अभी शोभित ने अंजू को पॉइंट करके गुस्से में कहा कि मैं कौन हूँ तुम्हें अभी पता चल जाएगा, उसके लिए तुम्हें टाइम देने की जरूरत नहीं है। तुम जो लड़कियों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटती फिरती हो ना, तुम्हारा धंधा भी अभी के अभी बंद करवाता हूँ मैं। बहुत ज्यादा जुबान चलती है ना तुम्हारी, अभी तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी अपने आप ही जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। इतना कहकर अभी शोभित ने अपना फोन निकाला और फिर एक लड़के को फोन करके बोला कि व्हाइट और ग्रीन तेरे पापा का माल है ना, यहाँ पर एक एम्प्लॉय है अंजू जो बेबी कस्टमर की डिपार्टमेंट की शायद हेड है, इसे नौकरी से निकलवा, मेरे साथ आर्ग्यूमेंट कर रही है ये। तो शोभित की बात सुनकर अभी अंजू की आंखें तो हैरानी से फैल गई थी। उसे बहुत ही ज्यादा हैरान हुई हो रही थी कि आखिर शोभित एक ही फोन से उसके नौकरी से भी निकालवा सकता है। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था और वो बोलती है कि माफ कर दीजिए प्लीज, मुझे पता नहीं था कि ये माल आपके दोस्त का है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से कोई गलती नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अंजू जो काफी ज्यादा गिड़गिड़ाती हुई आवाज में बोलती है कि इस पर शोभित ने कहा कि मेरे सामने गिड़गिड़ाने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें शिखा के बारे में उल्टी
सीधी बातें नहीं करनी चाहिए थे, तुम्हें उसके ऊपर ऐसे गंदे आरोप नहीं लगाने चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में इतनी गंदी बातें बोलने की? अब निकलो तुम यहाँ से, तुम्हें कोई हक नहीं बनता है यहाँ पर नौकरी करने का। अंजू भी कुछ बोलती उससे पहले ही अंजू का फोन वाइब्रेट होता है, तो अंजू ने अपना फोन निकाला तो उसमें भी शायद मॉल के मैनेजर का कॉल आया हुआ था। तो अंजू ने भी फोन उठाकर कहा कि सर प्लीज माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था, नहीं तो मैं अभी कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं करती सर के साथ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, नौकरी से मत निकालिए। और फिर अंजू जो मैनेजर से बहुत ही ज्यादा माफी मांगते हुए उस कमरे से बाहर चली जाती है। तो वहीं शिखा जो अभी भी वॉशरूम में वॉमिटिंग कर रही थी, लेकिन शोभित के कदम तो जैसे अभी शिखा की तरफ बढ़ ही नहीं रही थे। उसे बहुत ही ज्यादा खुद पर गिल्ट फील हो रहा था कि कहीं ना कहीं उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो शोभित को अब अपने ऊपर यकीन भी नहीं हो रहा था कि एक सिंपल सी लड़की जिसकी फैमिली भी नहीं है, स्टेटस भी नहीं है और ना ही उसके पास कोई पैसा है, वो शोभित की जिंदगी में आएगी और तूफान मचाकर रख देगी। तो जबकि अभी शिखा ने तो कभी भी शोभित से ना कोई शिकायत की थी, ना ही कोई हक मांगा था और ना ही कभी पैसों की कोई डिमांड करी थी और ना ही वो उसकी जिंदगी में वापस जाना चाहती थी। वो तो बस चुपचाप से उसकी जिंदगी से भी निकल गई थी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सीधी सादी लड़की थी और किसी भी तरह से चंचल नहीं थी। तो शोभित भी अब जैसे तैसे करके बाथरूम के गेट तक जाता है। उसने जरा सा गेट खोल कर देखा तो शिखा जो अभी भी उल्टी ही कर रही थी और बहुत ज्यादा परेशान थी। तो थोड़ी देर बाद शिखा ने अपना मुंह साफ किया और फिर धीरे से कमरे में वापस आ गई कि तब तक शोभित भी गेट के पीछे छुप गया था। शिखा कमरे में आती है और फिर उसने अपना बैग उठाकर उस बैग को टटोलना शुरू कर दिया, लेकिन उसे अभी एक भी पैसा नहीं मिला था। शिखा ने जब अपने बैग से एक एक चीज निकाल कर देख लिया था, लेकिन उसके बैग में सिर्फ 15 रुपए ही थे। तो शिखा इस वक्त बहुत ही ज्यादा हाफ भी रही थी, शायद उसे थकावट हो रही थी। तो शिखा ने अभी पैसे देखकर कहा कि इतने पैसों में तो शायद वो दवाई भी नहीं आएगी, अब मैं क्या करूं, कैसे ये पैसे लेकर आऊं, क्योंकि मुझे 100 रुपए की बहुत ज्यादा जरूरत है, उसके बिना वो दवा नहीं मिलेगी। तो शिखा ने अपना सारा सामान बैग में वापस डाला और फिर बैग की चैन बंद कर दी और फिर बैग को उठाकर उसी कमरे से बाहर चली गई। तो शोभित अभी भी शिखा के सामने नहीं आया था, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत भी नहीं थी और उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि आखिर वो शिखा के सामने जा क्यों नहीं रहा है, आखिर उसे कौन है जो रोक रहा है। तो शिखा से अब सीधा साधा बात क्यों नहीं कर पा रहा है वो। आज तक शोभित कभी भी ऐसे लड़की से नहीं टकराया था जिससे उसे बात करते हुए भी बहुत ज्यादा झिझक महसूस हो, लेकिन शिखा की बात तो बिल्कुल अलग थी। शिखा ही एक ऐसी लड़की थी जिससे बात करने में शोभित इतना ज्यादा घबरा रहा था। वहीं दूसरी तरफ नील और दिशा ने भी काफी सारी शॉपिंग कर ली थी और दोनों ही अब मॉल से बाहर आ रहे थे। तो दिशा ने कहा कि भैया एक बात बताओ, आपने शोभित से ऐसा क्यों कहा कि 1 साल के लिए तुम शिखा के साथ शादी करके देख लो और 1 साल के बाद शिखा का क्या होगा, आपने ये नहीं सोचा क्या और ना ही आपने उसे कुछ बताया। तो नील ने कहा कि बच्चा मुझे थोड़ा तजुर्बा तो हो ही गया है, लेकिन हाँ शोभित की आंखों में शिखा के लिए प्यार तो है, लेकिन वो पूरी तरीके से बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी है। जब शिखा उसके करीब रहेगी ना, तो उसके पास रहेगी तो उसे भी शिखा से प्यार हो जाएगा और फिर वो 1 साल तो क्या 7 जन्म भी शिखा का साथ नहीं छोड़ पाएगा, उसके साथ ही वो हमेशा अपनी जिंदगी बिताएगा, क्योंकि 1 साल जब शिखा के साथ वो रहेगा तो उसे हर चीज की एहसास हो जाएगा। अब उसे समझाने के लिए कुछ तो बोलना ही था ना, इसीलिए मैंने ये बोल दिया। नील और दिशा भी बात करते हुए पार्किंग एरिया तक आ गए थे। तो दोनों ने ही अभी शॉपिंग बैग को डिग्गी में रखा और फिर नील जो ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया था, तो दिशा भी अब बैठ गई थी और फिर नील और दिशा वहां से चले गए थे। उनके जाते ही एक आदमी ने अपना फोन निकाला और किसी को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा कि मैंने जो फोटोग्राफ्स तुम्हें भेजी है ना, वो सारी फोटोग्राफ्स तुम अभी के अभी शुभ को भेज देना। आखिर शुभ को भी तो पता चले कि उसकी बीवी उसके पीठ पीछे क्या क्या करती है और क्या क्या गुण खिला रही है, और सारी सच्चाई उसके सामने आ जानी चाहिए। नील और दिशा तो वहां से चले गए। तो वहीं दूसरी तरफ शिखा भी एक मेडिकल स्टोर के बाहर खड़ी हुई थी और कुछ सोच रही थी। वो मेडिकल स्टोर मॉल के अंदर ही था, तो शिखा को अब अंदर जाने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत की जरूरत थी। वो अपने आप को बहुत ज्यादा संभाल कर, भला वो कैसे कहती कि मेडिकल स्टोर वाले से कि उसे कौन सी दवाई चाहिए। उसे अभी बहुत ही ज्यादा अंदर से शर्म आ रही थी और हिचकिचाहट भी हो रही थी। तो शिखा ने जब अपने पीरियड्स मिस किए थे तब से ही उसका दिमाग खराब हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि ना तो उसके पास कोई फैमिली थी और ना ही उसके पास पैसे थे कि वो पिल्स खरीद कर खा ले। मगर हाँ, वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी और रो रो कर उसका बहुत ही ज्यादा बुरा हाल था। ना तो वो किसी से बोल पा रही
थी और ना कुछ कर पा रही थी। शिखा बहुत देर तक मेडिकल स्टोर के बाहर खड़ी रहती है और फिर शोभित जो उसके पीछे ही खड़ा रहता है। शोभित को भी अब समझते देर नहीं लगी कि शायद शिखा प्रेग्नेंट है और इसीलिए वो इतना ज्यादा परेशान है, लेकिन वो ये बच्चा क्यों नहीं चाहती है। तो शिखा भी कुछ देर ऐसे ही खड़ी रहती है और फिर उसकी आंखों में पानी आ गया था। तो शिखा भी मेडिकल स्टोर के अंदर नहीं गई थी, बल्कि वहां से जल्दी जल्दी से चलकर पार्किंग एरिया में आ गई थी और फिर एक बेंच पर आकर बैठकर रोने लगती है। उसे बहुत ज्यादा रोना आ रहा था अपने ऊपर कि वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकती है। तो शिखा भी फूट फूट कर रो रही थी। आखिर उसकी जिंदगी में ये सब हो क्या रहा था, जिसकी जिम्मेदार वो थी भी नहीं, उसे वो सब झेलना पड़ रहा था। तभी उसने अपने पास बेंच पर किसी को बैठते हुए देखा। तो शिखा जो अपनी आंखों में इतना ज्यादा पानी लेकर उस लड़के की शक्ल देखती है, तो शक्ल अभी शिखा को दिखाई नहीं दे रही थी। तो शिखा ने अभी जल्दी से अपने आंसू को पोंछा और फिर बेंच से उठकर जाने लगी, लेकिन वो अभी एक ही कदम चली थी कि तभी उस लड़के ने शिखा का हाथ पकड़ लिया था। तो शिखा ने अभी हैरानी से उस लड़के को पलट कर देखा और वो कोई और नहीं था, शोभित ही था, जो अभी शिखा का हाथ पकड़े उसे ही देख रहा था। तो शोभित को देखकर अभी शिखा को थोड़ा सा गुस्सा भी आ गया था। उसने अपना हाथ जोर से झटकते हुए थोड़ा सा चिल्लाते हुए कहा कि आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप क्यों मुझे हर जगह मिल जाते हो? आप क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? आप क्यों नहीं चले जाते मेरी जिंदगी से? मैं हर बार अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकती हूँ, आपकी वजह से बहुत मुश्किल से मिलती है नौकरी मुझे। आपके पापा की तरह मेरे पापा का बिजनेस नहीं है, इनफैक्ट मेरे तो पापा भी नहीं है। मुझे तो अपना पेट भरने के लिए ही नौकरी करनी पड़ती है और सारी चीजें करने के लिए मुझे खुद ही कमाना पड़ता है। और अब आप कहेंगे भी ना तो भी मैं ये नौकरी नहीं छोड़ूंगी, समझे? आप इस मॉल में मत आइएगा। इस शहर में और बहुत सारे मॉल है, वहाँ पर चले जाइए आप शॉपिंग करने के लिए, मगर प्लीज इस मॉल में मत आइएगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप वहाँ पर आए जहाँ पर मैं हूँ। इतना कहकर अभी शिखा वहाँ से जाने लगती है, लेकिन शोभित अभी शिखा को लेकर क्लियर हो गया था। तो शोभित भी वहीं पर खड़ा हुआ। उसने अभी जबरदस्ती शिखा की बाजुओं को पकड़ा और खींचता हुए उसे अपनी कार तक लेकर आ गया। फिर उसने अभी शिखा को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाया और फिर खुद आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। तो शिखा जो अभी भी काफी ज्यादा हैरानी से शोभित को देख रही थी और रोकने की कोशिश कर रही थी कि उसे उसके साथ कहीं नहीं जाना है। तो वहीं नील और दिशा भी अब घर आ गए थे, लेकिन घर पर अभी कोई भी नहीं था। तो रामू काका से पूछने पर उन दोनों को पता चला कि सब जय के घर गए हुए हैं, क्योंकि जय और जिया की हल्दी है आज। तो थोड़ी देर के बाद नील और दिशा भी रेस्ट करके जय के घर के लिए निकल गए थे। दोनों ही जब वहां पर पहुंचे तो पूरा प्रताप फैमिली वहीं पर मौजूद थी और सबके चेहरे पर एक आज अलग ही खुशी थी। तो जय की शादी अभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे सभी कोई। तो कोई अभी बाहर वाला होता और उन्हें इस वक्त देख लेता तो यही सोचता कि जय और वीरू भी दिग्विजय सिंह जी के ही पोते हैं। कोई भी ऐसा नहीं फील करता कि वो दोनों ही उनके बॉडीगार्ड है। तो अभी सब कोई बहुत ज्यादा खुश था और सारे कामों में बिजी थे। धीरे धीरे अब हल्दी का फंक्शन भी खत्म हो गया था। तो जय और जिया की हल्दी भी बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट हो गई थी। तो जिया तो आज सच में बहुत ही ज्यादा खुश थी कि फाइनली इतने सालों की मेहनत के बाद जय ने उससे शादी के लिए हाँ कर ही दिया था और आज उन दोनों की शादी की रस्में स्टार्ट हो चुकी थी। तो दादा दादी अभी जय के घर में ही रुक गए थे, बल्कि उन्होंने सबको प्रताप हाउस वापस भेज दिया था। तो दादा दादी ने अभी जय की शादी की सारी जिम्मेदारी खुद ही उठा ली थी। थोड़ी देर फंक्शन होने के बाद सब कुछ शांत हो गया था, सारा फंक्शन अच्छे से निपट गया था और सबके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट भी थी। तो जिया के पेरेंट्स ने भी अब दादा दादी से इजाजत मांगते हुए कहा कि अच्छा माँ जी, अब जाने की इजाजत दीजिए मुझे, कल आप सब हमारे घर पर जिया की मेहंदी लेकर आ जाइएगा। दादा दादी ने भी अब जिया के पेरेंट्स को हाथ जोड़कर जाने की इजाजत दे दी थी। तो जिया की माँ ने कहा कि जिया को आवाज लगाई। जिया ने भी जवाब देते हुए कहा कि मम्मी बस अभी आई, 2 मिनट रुक जाइए। तो अभी उनकी मम्मी जो अभी मुस्कुराते हुए जिया को देखकर बोलती हैं कि ये लड़की भी ना बस एक ही दिन की तो बात है, उसके बाद तो इसे हमेशा जय के पास में ही रहना है। तो जिया भी इस वक्त जय के रूम में खड़ी हुई थी और फिर उसके दोनों हाथ जो अभी हल्दी से डूबे हुए थे। जय जो जिया से 10 किम की दूरी पर खड़ा हुआ था और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी जिया बोलती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है जय कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, बिना हल्दी लगाए तुम्हें चली जाऊंगी? वैसे भी तुमने रस्म के नाम पर बस छोटा सा एक टीका ही तो लगवाया है, आज तो मैं तुम्हें पूरा हल्दी से रंग दूंगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम ऐसे ही रह जाओ। तो जय जो जिया से खुद को बचाने के लिए दूर खड़ा होकर देख रहा था। तो जय ने भी जिया को देखते हुए कहा कि जिया प्लीज यार मान जाओ ना, मुझे ये
बिल्कुल भी पसंद नहीं है, प्लीज़ मत लगाओ ना। तो जिया ने भी कहा कि पसंद हो या फिर ना हो, मगर हमारी हल्दी है तो तुम्हें तो मैं बिना हल्दी लगाए यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। तुम्हें तो अब हल्दी लगाना ही पड़ेगा, चाहे तुम्हें कुछ भी कर लो। अब तो मैं तुम्हें ये हल्दी लगा कर ही जाऊँगी। तो जय ने भी फिर से कहा कि जिया प्लीज़ समझने की कोशिश करो, मुझे सच में ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तो तुम्हारी जिद की वजह से हल्दी की रस्म में शामिल हो गया था, वरना मैं हल्दी का ये स्टूपिड सा फंक्शन करता ही नहीं। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है हल्दी सल्दी लगाना, हट जाओ प्लीज़। तो जिया भी बोलती है कि तो क्या मेरी जिद की वजह से शादी भी कर रहे हो क्या तुम? इस पर जय ने भी बिना सोचे समझे ही कहा कि हाँ हाँ और क्या, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने मन से कर रहा हूँ? ये सुनते ही अब जिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसकी आंखों में पानी आ गया। तो जय ने जब जिया को ऐसे देखा तो अपनी बातों को सही करते हुए कहा कि यार, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है मैं तुमसे कोर्ट मैरिज कर लेता, ये फंक्शन कभी भी नहीं रखता, मैं तो बस ये करना चाहता था। लेकिन जिया का दिल तो अभी भी जय की बातों का बहुत ज़्यादा बुरा मान चुका था, उसकी आंखों में पानी जो था वो बह जा रहा था। तो जिया ने भी जैसे तैसे करके अपने आंसू को कंट्रोल किया और फिर अपने हाथों की हल्दी पोंछी और फिर वॉशरूम में चली गई। तो जिया के जाते ही अभी जय ने अपनी हथेली हाथ पर मार दी और फिर सेकंड के लिए फोन निकाला और नील को कॉल कर दिया। जय ने अपनी सारी बातें अभी नील को बता दी थी और फिर नील ने भी हल्के गुस्से में जय से कहा कि जय जय तुझे तो कहीं ना डूब कर मर जाना चाहिए, तू भी ना बिल्कुल पागल है, तेरी ग्रेजुएट भी जैसे तैसे पास हुई है, तुझे नहीं पता है क्या? और वो जो MBBS डॉक्टर है, एक लड़की जो एक सक्सेसफुल डॉक्टर होकर भी तुझसे कहीं ज़्यादा गुना प्यार करती है और तुझसे कहीं ज़्यादा गुना कमाती है, जो बहुत ज़्यादा सुंदर भी है, एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है, वो पिछले कितने ही सालों से तेरे पीछे पागल है और तेरे आगे पीछे घूमती रहती है, तेरी हर ख्वाहिश को पूरा करती है, तुझसे शादी करने के लिए मरी जा रही है वो। और तेरे लिए उसने ना जाने कितने ही इंतज़ार किया है, कितने ही लोगों को डिसअप्रूव कर दिया, और एक तू है जिसे उसकी कोई परवाह ही नहीं है, उसके प्यार की ना उसकी खुशी की, किसी की परवाह नहीं है तुझे, बिना सोचे समझे ही कुछ भी बोल देता है तू। जय ने भी अपनी गलती मानते हुए कहा कि वो तो सब कुछ ठीक है सर, लेकिन अब मैं क्या करूं? आप मुझे बताइए कि अब मैं कैसे उसे मनाऊं? उसकी आंखों में आंसू देखकर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा है, प्लीज़ नील सर बताइए कि अब मैं कैसे उसे मना लूं पहले से ऐसे। तो नील बोलता है कि जय तेरी प्रॉब्लम यही है कि तू जिया के साथ अपने प्यार को खुलकर नहीं जता पाता है और उसे कहीं ना कहीं दुख दे ही देता है, और बेचारी जिया तेरी इसी आदतों से बहुत ज़्यादा परेशान है। तू जिया से सच में प्यार करता तो है ना, या फिर नहीं? ऐसा तो नहीं है कि जिया के प्यार के प्रेशर की वजह से तो उससे शादी करा हो, मुझे सच सच बता तू उससे प्यार करता है या फिर नहीं? इस पर जय ने कहा कि नहीं सर, प्यार तो बहुत ज़्यादा करता हूँ, भला मुझे ऐसी लड़की कहाँ पर मिलती। नील ने भी कहा कि तो बस फिर आज खुलकर अपने प्यार का इजहार जिया को दिखा दे, उसे बता दे कि तू उसे सच में कितना ज़्यादा प्यार करता है। तो नील ने भी जय को सब कुछ अच्छे से समझाया और फिर जय ने भी अपनी आंखें झपकाते हुए कहा कि वो मान तो जाएगी ना सर। इस पर अभी नील ने कहा कि अरे सब मान जाती हैं, लड़कियां तो प्यार ही चाहिए होता है, उन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए, समझा? अब तो चुपचाप जाकर अपने प्यार का इजहार कर दे, खासकर वो लड़की जो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो तो मिनट से पहले ही मान जाती है, समझा तू? अब टाइम खराब मत कर, इससे पहले कि वो रो रो कर अपनी तबीयत खराब कर ले। तो नील की बात सुनकर अब जय ने भी जल्दी से फोन को कट कर दिया, और ये बात जय ने भी महसूस की कि जब वो जिया के साथ होता है तो खुलकर अपने प्यार को जता नहीं पाता है, उसे नहीं पता पाता है कि सच में वो उससे भी ज़्यादा उससे प्यार करता है। जय ने भी अब अपने हाथों में हल्दी ली और फिर वॉशरूम की तरफ चला गया। जय ने भी हल्का सा गेट खोलकर देखा तो गेट जैसे खुला ही था, और फिर जिया जो अभी मिरर के सामने खड़ी होकर अपने आंसुओं को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, उसे अभी जय की बात का बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, इसीलिए वो अपने मिरर में देखकर अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी कि तभी जिया ने भी अपने हाथों पर कुछ गीला गीला सा महसूस किया, तो उसने अभी ध्यान नहीं दिया, जय उसके हाथों पर हल्दी लगा रहा था। तो जिया भी एकदम से पलटती है और उसने जय के सीने पर अपना हाथ रखकर उसे धक्का देते हुए कहा कि तुम्हें तो हल्दी पसंद ही नहीं है ना, तो फिर क्यों लगा रहे हो? तो फिर ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? तुम बोलो, क्यों आए हो मेरे पास? तो इस पर अभी जय ने भी एक मुस्कुराहट के साथ एक हाथ जिया के गाल पर रखा और फिर अपना माथा जिया के माथे से लगाकर कहा कि जिया जिया प्लीज मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी, जानता हूँ मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता हूँ और तुम्हें नहीं बता पाता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो जय के
हाथ में अब हल्दी थी और वो जिया के गालों पर धीरे धीरे से लग गई थी। तो जय के भी हाथ अब धीरे धीरे जिया के बदन पर घूम रहे थे। तो जिया ने अब जय के गाल पर, गले पर, हाथों पर, हर जगह हल्दी लगा दी थी। अब जिया का मूड कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खुश हो गया था। तो हल्दी लगते हुए अब जय बोल रहा था कि जिया, मैं जानता हूँ मैं ना आम इंसान की तरह तुम्हें अपना प्यार जता नहीं पाता हूँ, तुम्हें नहीं बता पाता हूँ कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ या फिर मैं तुम्हें दुखी में देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, जितना कि तुम सोच भी नहीं सकती हो जिया। लेकिन हाँ, कभी कभी अपनी किस्मत पर यकीन भी नहीं होता है कि तुम्हारी जैसी इतनी खूबसूरत लड़की जो मुझसे मामूली जैसी बॉडीगार्ड से प्यार करती है, मुझे कभी कभी खुद पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आता है कि कहीं ना कहीं मैं अपनी वजह से तुम्हारी जिंदगी तो नहीं खराब कर रहा हूँ। तो जिया जय की बातें सुन रही थी, लेकिन उससे ज्यादा तो जय को महसूस कर रही थी। तो जिया ने भी अब अपनी आंखें बंद कर ली थी और वो जय के टच को खुद में समा रही थी। तो जय ने अभी भी अपना माथा जिया के माथे पर ही लगाया हुआ था। तो जिया ने भी अब हल्का सा मुस्कुरा कर पूछा कि नील ने बस यही सब कुछ करने के लिए कहा था या फिर और कुछ भी कहा था करने के लिए। तो जिया की बात सुनकर अब जय जो जिया से थोड़ा सा दूर हुआ और फिर अपने बालों में हाथ मारकर स्टाइल के साथ बोला कि तुम्हें कैसे पता कि ये सब मैंने नील से पूछा है। तो इस पर अभी जिया ने भी अपने दोनों हाथ जय के गाल पर रखे और बच्चों की तरह सहलाते हुए कहा कि क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे जय में इतनी समझ नहीं है और ना ही इतनी हिम्मत है कि मेरे सामने आकर कुछ भी बोल सके। तो जिया की बात सुनकर जय भी एकदम से शर्मा गया था। जय ने भी फिर से अपने शब्दों को इकट्ठा करते हुए कहा कि हाँ हाँ, इतना ही कहा था, बाकी तो कुछ भी नहीं कहा है उन्होंने। तो जय की बात सुनकर अब जिया के चेहरे पर भी मीठी सी मुस्कान आ गई थी। सच में जिया का जय बहुत ही ज्यादा सीधा था, उसे तो प्यार मोहब्बत की कुछ बातें ही नहीं पता थी। तभी जय ने जिया को अपने करीब करके उसे अपनी बाहों में भर लिया और जिया भी आंखें बंद करके जय को महसूस करने लगी। इसी के साथ इस कहानी का आज का ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। कैसी लगी आपको आज की कहानी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो जाने की वजह से गले में थोड़ा सा खराश है, जिसकी वजह से आवाज थोड़ी सी अच्छी नहीं आ रही है, उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना।